दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंडिया का जो इलेक्शन चल रहा है उसमें मोदी जी की मीडिया की तरफ से और ख़ुद मोदी जी की तरफ से भी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग को लेकर एक ख़ास माहौल बनाया जा रहा है। जिसमें ये बताने और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन वॉर की तरह मोदी जी ने वॉर रुकवा दी गाज़ा के अंदर भी। वैसे तो रशिया और यूक्रेन में भी जंग रुकवाई नहीं रुकवाई वो एक अलग टॉपिक है, आप लोगों को पता ही होगा, आपने उस पर काफ़ी कुछ पढ़ और सुन रखा होगा। लेकिन गाज़ा की जंग से रिलेटेड ये कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से लगातार, और ख़ुद मोदी जी ने भी कहा 1-2 इंटरव्यू वगैरह में कि मैंने अपना एक स्पेशल मैसेज भेजा था इज़राइल को, नेतन्याहू जो हैं उनके प्रधानमंत्री उनको, कि भई वॉर रोक दो स्पेशली रमज़ान के अंदर। और बकौल मोदी जी, यानी मोदी जी के कहने के मुताबिक उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर अमल भी किया इज़राइली लोगों ने। अब ये रमज़ान में मोदी जी ने वॉर रुकवाई नहीं रुकवाई ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा है देश के अंदर, ऐसे ही माहौल में एक ऐसी खबर आई है कि जो इन तमाम दावों से बिल्कुल उलट है। ऐसी खबर कि जो शायद मोदी जी के इस नए इंडिया में ही मुमकिन हो सकती है, पुराने इंडिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। खबर ये है कि इंडिया का एक जहाज़ जो चेन्नई से जा रहा था इज़राइल की तरफ, हाइफ़ा पोर्ट पर वहाँ के, उसको बीच में स्पेन ने रोक लिया। और स्पेन ने रोका क्यों? स्पेन के मुताबिक उस जहाज़ में जंग में जो हथियार वगैरह इस्तेमाल हो सकते थे, उनका सामान था। मतलब डायरेक्ट हथियार तो उसने नहीं बोला, लेकिन एक्सप्लोसिव मटेरियल बोला जा रहा है, यानी जो धमाकों-वमाकों के एक्सप्लोजन के काम में आता है। और स्पेन ने इस जहाज़ की पोर्ट कॉल को ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि इंडिया की तरफ से इस जहाज़ की मदद से इज़राइल को आर्मिंग की जा रही है, यानी कि इसमें जंग वगैरह में इस्तेमाल होने वाला सामान जा रहा है। और ज़ाहिर है इस वक़्त स्पेन ना तो खुद ये सब कुछ कर रहा है और ना ही दूसरों को करने दे रहा है, उनको भी रोक रहा है। वैसे तो इंडिया की तरफ से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक़्त तक कोई ख़ास बयान निकल कर नहीं आया, इस पूरे मैटर पर कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी गई है कि आखिर ये एक्सप्लोसिव मटेरियल इज़राइल क्यों जा रहा था, क्या-क्या हुआ है, क्या किया जाएगा आगे। लेकिन ज़ाहिर है यही कहा जाएगा कि एक्सप्लोसिव मटेरियल जंग के लिए नहीं बल्कि दूसरी ज़रूरतों के लिए जा रहा था, जो कि पहले भी जाता रहा होगा। हालाँकि इस बात में कोई शक भी नहीं है कि ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह होता है, इसका सिर्फ़ जंग में ही इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि माइनिंग वगैरह होती है या किसी दूसरे फ़ील्ड में भी जब किसी को बड़ा ब्लास्ट करना होता है, ज़मीन में धमाका करना होता है, दूसरी जगहों पर धमाके करने होते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब इज़राइल में ऑलरेडी इतनी खतरनाक जंग चल रही है, दूसरे सारे सेक्टर अफ़ेक्ट हो चुके हैं, किसी को खबर ही नहीं है बाकी क्या चल रहा है। उसकी सारी पब्लिक तो जंग में लगी हुई है इस वक़्त, क्योंकि आबादी इतनी कम है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसे माहौल में इंडिया की तरफ से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल कहाँ इस्तेमाल करता है इज़राइल? ये आप सोचिए, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होने जा रही थी। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऐसे माहौल में कि जब इस जंग की वजह से जो पब्लिक ओपिनियन बदला है, वेस्टर्न देश, बहुत सारे यूरोपियन देश के जो हिस्टोरिकली इज़राइल के साथ ही रहे हैं, जिन्होंने इज़राइल को न सिर्फ बनाया बल्कि उसकी हमेशा से हिफाज़त की है, वैसे सारे देश भी, वैसी सारी गवर्नमेंट भी, वैसे सारे सिस्टम भी अब पीछे हट रहे हैं। कुछ चंद को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ने हथियार देने से या फिर हथियार सप्लाई वगैरह करने से फ्यूचर में मना कर रखा है इज़राइल को। लेकिन ऐसे हालात में भी इंडिया को क्या पड़ी है, जो फिर बीच ज़्यादातर तो मतलब बीच में रहा है। इन दोनों मैटर दोनों, मतलब एक तरफ कभी झुकाव नहीं रहा है उसका, और बाकी यूएन में तो फ़िलिस्तीन को ही सपोर्ट करता आया है वो। तो ऐसे हालात में इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इन सारे देशों से भी आगे बढ़कर इज़राइल को ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहा था, वो भी ऐसे माहौल में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भई ये पोर्ट कॉल क्या है? जो स्पेन ने रिजेक्ट किया, जो इंडिया के जहाज़ की तरफ से दिया गया था, जो चेन्नई से हाइफ़ा की तरफ जा रहा था। और साथ ही साथ सवाल ये भी होगा कि इंडिया का जहाज़ स्पेन की तरफ क्या कर रहा था? क्योंकि स्पेन तो बिल्कुल अलग थलग है, अलग साइड में है, जबकि इज़राइल जाने के लिए या यूरोप जाने के लिए इंडिया तो बीच में से जा सकता है, अरब देशों की तरफ से। तो इसका जवाब ये है, जैसा कि आपको पता ही होगा और आप खुद भी समझ ही रहे हैं, कि आम तौर पर इंडिया के जहाज़ जो मिडल ईस्ट में जाते हैं या फिर जो यूरोप में जाते हैं, वो सारे रेड सी के ही ज़रिए से जाते हैं। रेड सी में पहुँचते हैं, फिर सुएज़ कैनाल के ज़रिए से क्रॉस कर जाते हैं, मेडिटेरियन सी में उतर जाते हैं, वहाँ पर यूरोपियन देशों में पहुँच जाते हैं और इज़राइल में भी उधर ही से पहुँच जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर है पिछले कुछ वक़्त से हूथियों का कब्ज़ा, यमन के हूथियों का, और वो चुन-चुन कर उन जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, उन जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं जो इज़राइल की तरफ जा रहे हैं। और अब ये जहाज़ कि जो इज़राइल तो जा ही रहा था हाइफ़ा पोर्ट पर, साथ ही साथ इसमें सामान भी ऐसा था जो स्पेन के मुताबिक जंग में इस्तेमाल होता, यानी एक्सप्लोसिव मटेरियल वग़ैरह था। तो आप सोचिए इस जहाज़ का क्या होता? इसको निकलने देते हूती? इसको तो टारगेट करना ही करना था। तो इसीलिए ये जहाज़ रेड सी की बजाय पूरा घूम कर जा रहा था। यानी इधर से इंडियन ओशन को पूरा कवर करते हुए उधर पहुँचा अफ्रीका की तरफ, और अफ्रीका को पूरा घूमकर
ऊपर पहुँचा स्पेन के पास और वहाँ से एंटर करता है मेडिटेरियन सी में, फिर हाइफ़ा पोर्ट पर पहुँचता। अब क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, तो इतने लंबे सफ़र में पोर्ट कॉल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मतलब जो अलग-अलग देशों के जो वो बने होते हैं ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं बंदरगाह। तो वहाँ पर जब इतना लंबा सफ़र कोई जहाज़ करता है, तो बीच में रुकने की ज़रूरत पड़ती है। कभी फ्यूलिंग के लिए तेल वगैरह डालना होता है दोबारा, कभी रिपेयर वगैरह के लिए, कभी रिफ्रेशमेंट के लिए, जो भी कह सकते हैं आप, रुकना तो होता ही है। तो इसीलिए वहाँ पर पोर्ट कॉल दी गई होगी ताकि फ्यूलिंग वगैरह की जा सके या दूसरे काम किए जा सकें। और ऐसे वक़्त पर ही स्पेन की तरफ से पोर्ट कॉल को रिजेक्ट किया गया और ये दावा किया गया कि हमने इंडिया के एक जहाज़ को रोका है जो चेन्नई से हाइफ़ा की तरफ जा रहा था विद एक्सप्लोसिव मटेरियल। और वैसे भी स्पेन तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि वो शायद इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी प्रो पैलेस्टाइन कंट्री बनकर उभरा है। मतलब पूरे यूरोप में इतना ज़्यादा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी देश, जितना स्पेन कर रहा है फ़िलिस्तीन को। वो लगातार इसराइल के खिलाफ तो बयानबाज़ी कर ही रहा है, एक्शन ले रहा है लगातार। कभी एम्बेसडर को बुला लेता है, कभी कुछ एक्शन ले लेता है, कभी कुछ। और साथ ही साथ बहुत जल्द ही वो फ़िलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर मान्यता देने जा रहा है। ये खबर लगातार चल ही रही है पूरी दुनिया के मीडिया में। यही वजह है कि ये खबर भी आई कि उसने इंडिया का एक इस तरह का शिप रोका है और साथ ही साथ इस वक़्त तो स्पेन के अंदर इस चीज़ को लेकर भी वहाँ के पार्लियामेंट वगैरह में हंगामा हो रहा है कि जर्मनी का जो जहाज़ जो हथियार वगैरह लेकर इज़राइल के लिए जाएगा, उसको भी यहाँ से नहीं गुज़रने दिया जाए। इस चीज़ को लेकर भी वहाँ पर खूब ज़्यादा डिबेट वगैरह चल रही हैं, जैसा कि मैंने मीडिया में पढ़ा था। तो दोस्तों, ये है मोदी जी के गाज़ा में वॉर रुकवाने की हकीकत। अब गाज़ा में मोदी जी ने वॉर रुकवाई थी, इस पर आपको भरोसा करना है या नहीं करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।